एवरीवन, सौम्या एजुकेशन सीटेट क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी जो है सेल के बारे में जानेंगे। तो सेल होता क्या है? तो ऐसे हम सेल का डेफिनेशन देते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि सेल जो होता है शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक क्या है, इकाई है। ठीक है, तो ए सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and there is responsible for all of life's process। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि एक सेल जो होता है बहुत ही छोटा होता है और हमारे जीवन का मुख्य आधार कौन माना जाता है? सेल माना जाता है, कोशिका माना जाता है, जो कि हमारे पूरे जीवन की क्रियाओं के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है। तो यहाँ हम क्या देखें कि सेल जो है वो जीवन का आधार है। विदाउट सेल हम जीवन को, लाइफ को स्पान नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम आगे ये देखेंगे कि सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी में सेल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और क्या होते हैं? बायोलॉजिकल यूनिट्स होते हैं, जिसको कि हम संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ ये भी जानेंगे कि सेल कैन रिपीटेट इंडिपेंडेंटली। यानी कि सेल क्या होता है? वो रेप्लिकेट होता है। यानी कि रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? वो बनता है और टूटता है, बनता है और टूटता है। तो इसलिए सेल जो है वो रेप्लिकेट जो है स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ आगे यह भी जानेंगे कि दे आर नोन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी कि सेल को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, कहेगा कि व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इन आवर बॉडी, तो क्या बोलेंगे? सेल। हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन माना जाता है? तो सेल माना जाता है। आया समझ में? चलिए अब हम यहाँ ये जानेंगे कि इच सेल कंटेन्स फ्लूइड। यहाँ आपको देखिए यह सेल बताया गया, दिखाया गया है। ये सेल का क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लूइड लाइक क्या है? स्ट्रक्चर है। यानी कि फ्लूइड होता है तरल पदार्थ। फ्लूइड क्या होता है? तरल पदार्थ होता है जो कि सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। और ये जो सेल लाइक, फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। चलिए, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो विच इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? सेल की इन दीवारों से क्या है? घिरा हुआ है ना, है ना, घिरा हुआ। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या, किससे इनक्लोज्ड रहता है? एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड रहता है। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे ये देखेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसको कि कोशिका द्रव्य कहते हैं, तो ये कोशिका द्रव्य जो होते हैं यानी कि इसमें सेवरल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये सेवरल यानी कि बहुत अधिक जो सेवरल मॉलिक्यूल्स है, कौन कौन से साइटोप्लाज्म में जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है किसमें पाए जाते हैं? तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म में जो सेवरल मॉलिक्यूल्स किस रूप में पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। ठीक है, तो लिपिड्स होते हैं। तो मोर हम जानेंगे कि मोर ओवर सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड
ऑर्गेनल्स, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, कोशिका संरचना से क्या होता है, बना हुआ होता है। तो मोर ओवर सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म में क्या है, ये सारे आप क्या देख रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय जीव बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोशिकीय जीव बोलेंगे, जिसको कि हम ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे अब हम देखेंगे। तो अब हम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेल होता क्या है, तो हम समझ जाएंगे। तो ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दे स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द functions to every cell organelles is called cell biology। ठीक है, यानी कि कोशिका जीव विज्ञान से ही क्या है, कोशिका की क्या हुई है, परिभाषा उत्पत्ति ली है। ठीक है, चलिए यहाँ आप समझ गए। हमेशा ये जानेंगे कि एक कोशिका से, यानी कि कोशिका जो है हमारा बॉडी का क्या है, बेसिक आधार है, यानी कि क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी कि सेल जो है वो जब क्या करता है, दूसरे सेल से जब मिलेगा, जैसे कि यहाँ हमने एक सेल को बनाया, ठीक है, तो एक सेल को जब हम बनाए तो इसको हम जब यहाँ क्या है, बहुत सारे जब सेल इससे क्या होंगे, अटैच होंगे। सपोज डैट कि ये एक सेल यहाँ बना, फिर सपोज डैट कि फिर एक सेल यहाँ बना, ठीक है, तो ये सेल क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं, टिश्यूज कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएंगे, टिश्यूज कहलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टिश्यूज हो जाएगा। समझ में आया? और ये बहुत सारे टिश्यूज जो है, यानी कि मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सीक्वेंस से देख लिए कि सेल जो है, तो सेल से क्या बना, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाए, टिश्यू बनाए। ठीक है, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर के क्या बनाएंगे, बताइए, ऑर्गेन बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के अब बॉडी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब बॉडी फॉर्म करेगा, अब बॉडी फॉर्म्स। समझ में आ गया? तो ये स्टेप आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो हमेशा याद हम ये रखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी किससे मिलकर बने हैं, सेल्स से मिलकर बने हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, दे मे बी मेड ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल है, अगर कोई जीव अगर एक सेल से मिलकर बना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं, सिंगल सेल एनिमल्स इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद और बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि सेल में जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल सेल एनिमल्स, जिसको हम हिंदी में एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो समझ में आ गया ना? तो अगर आपको कहेगा कि बताइए जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में अगर डिफरेंसेस कहेगा तो क्या आप सभी निकाल लेंगे
कहेंगे ह्यूमन बीइंग जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो चलिए यानी कि माइकोप्लाज्मास आर द स्मॉलेस्ट सेल। अगर कहेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो आप क्या बताइएगा, माइकोप्लाज्मास। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए कि द स्मॉलेस्ट सेल्स, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलिए तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। आगे समझ में, चलिए अब हम क्या देखेंगे कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल बॉडी, यानी कि सभी लिविंग जितने भी लिविंग बीइंग हैं, सेल्स का अगर बिल्डिंग बॉडी की बात हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात हो, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहते हैं, तो सेल को कहते हैं। तो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर, क्यों कहते हैं इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स जो होते हैं क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं, तो बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। मतलब क्या कि हम बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि हमारा जो सेल होता है वो क्या करता है, एक बॉडी के संरचना का निर्माण करता है, एक शरीर की संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। क्योंकि हमने ये सीरीज से आपको बताया है ना कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और लास्टली क्या देख रहे हैं कि एक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम इसलिए जो है या और साथ ही क्या करता है कि सेल्स जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन को यानी कि जो भी पोषक तत्व हम लेते हैं भोजन के द्वारा, इसको वो किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आ गया समझ में, तो इसलिए हमने कहा कि सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। आप सभी को समझ में आ गई। चलिए अब हम ये देखेंगे कि सेल्स जो होते हैं बहुत जटिल होते हैं। आप देखे होंगे कि कोई भी जीव का जो शरीर होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स के जो बॉडी होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे अंग तंत्रों से यानी कि ऑर्गन सिस्टम से क्या होते हैं, मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसलिए तो और सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो सेल आर कॉम्प्लेक्स एंड देयर कंपोनेंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल और उनके जो भी अवयव होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारे क्रियाओं को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो सेल्स आर द डिफरेंट शेप एंड साइज। आप कहिएगा कि मैम सेल्स का साइज जो क्या ऐसा ही होता है, तो सेल्स का जो शेप एंड साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। आकार और जो उसका साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं ब्रिक्स के जैसे होते हैं, ठीक है, कुछ जो है हनीकॉम्ब के जैसे होते हैं, यानी हनीकॉम्ब देखे हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता, वैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं। हाँ, हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, तो आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ओके, यानी कि हमारा जो शरीर का सेल है वो क्या है, अलग अलग आकार और अलग अलग क्या है, आकृति का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप सभी बताइएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि सेल्स आर द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एवरी लाइफ फॉर्म।
जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल्स जो होते हैं ये हम जानेंगे कि सेल फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फ्रॉम ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ सेल्स में वेरी, यानी कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, इतने सेल्स होते हैं जीवों में कि आप उसे काउंट भी नहीं कर सकते। जैसे ये मैं बात कर रही हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अगर सिंगल सेल है तो आराम से गिन लीजिएगा, लेकिन हमने ये बोला कि सेल जो होते हैं इतने अधिक होते हैं कि आप जितने बड़े प्राणी उतने ज्यादा उसमें क्या होंगे, सेल होंगे। ठीक है, तो ह्यूमन आर द नंबर ऑफ सेल्स कंपेयर्ड टू दैट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि हम यहाँ अगर एक मानव जाति के कोशिका की बात करें और सबसे जो छोटा कौन होता है, बैक्टीरिया, जिसको कि हम क्या देखते हैं, अपने ये एक्सटर्नल आईज से देख नहीं पाते हैं, इसके लिए हमें क्या होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम उनकी अगर बात करें, उन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरिजन के माध्यम से क्या जानते हैं कि उसमें सेल होते हैं। समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं, तो सेल के कंसेप्ट को आप समझ गए। अब बात करते हैं हम इसकी डिस्कवरी को। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी किसने किया? तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स इज वन ऑफ द रिमार्केबल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी कि कोशिका का जो आविष्कार हुआ। ठीक है, कोशिका का आविष्कार जो है ये विज्ञान के मैदान में एक बहुत ही बड़ा क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, सेल को यही जान रहे हैं कि ये हमारे बॉडी का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नहीं तो कोई बॉडी नहीं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर हम मानव हो। ठीक है, इट हेल्प्स अस नो ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका क्या करता है, सारे ऑर्गेनिज्म के को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, एंड दीज सेल्स हेल्प इन कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि सेल जो होते हैं ये लाइफ प्रोसेसेस को स्पान कराने में, मतलब कि उसे जीवन को व्यतीत करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड लाइफ इन बेटर वे, यानी कि सेल क्या होता है कि हमारे शरीर को संरचनात्मक रूप से साथ ही क्रियात्मक रूप से क्या करता है, स्टैंड करने में, यानी कि उसे सही रूप से स्टेबल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, चलिए तो अब हम जानेंगे कि ये सेल का डिस्कवर किसने किया। ठीक है, तो सेल का डिस्कवर करने का श्रेय जो है रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक कब किए थे, 1665 में। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। ठीक है, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ पीस ऑफ बॉटल कॉर्क अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड noticed minuscule structure, यानी कि यहाँ हम क्या देखें कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को किसमें देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसमें देखा था, तो आ पीस ऑफ बॉटल कॉर्क। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम में देखा था। ठीक है, और इन्होंने क्या पाया, तो इन्होंने पाया कि इस कैम्बियम के अंदर क्या है, एक छोटा सा कमरा है, छोटा सा क्या है, स्मॉल रूम से उसने देख, यानी कि ही रिमाइंडेड हिम स्मॉल रूम्स। उन्होंने क्या पाया कि उसमें क्या है, एक छोटा सा घर बना। आप सभी अगर मधुमक्खी के छत्ते को देखिएगा गौर से, तो वहां आपको क्या मिलेगा कि छोटा 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 क्या है, घर जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कैम्बियम
कि इसमें क्या है, बहुत ही छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, सेकंड देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। रॉबर्ट हुक डेड सेल्स का खोज किया था और ये लिविंग सेल का। रॉबर्ट हुक ने खाली देखा कि कॉर्क कैम्बियम में क्या है, कमरा बना हुआ है। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ऑब्जर्व्स सेल्स अंडर अनदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद हायर मैग्निफिकेशन। यानी कि अगर देखने की हम बात करें कि कोशिका को किसने अवलोकन किया, किसने ऑब्जर्व किया, तो किसका जाता नाम, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को। ठीक है, तो दिस टाइम ही वाज नोटेड दैट द सेल्स एग्जिस्टेड सम फ्रॉम मूवमेंट यानी मोर्टेलिटी। ये सेल क्या हो रहे हैं, मोर्टेलिटी यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ल्यूवेन कंडक्टेड दिस माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इसको ल्यूवेनहुक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने बार बार देखा, किससे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें कि छोटे से छोटे चीजों को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम आगे ये देखेंगे कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल को देखा और उसने यह नोट किया कि ये क्या है, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब ये देखने के बाद, यानी कि एज ए रिजल्ट ल्यूवेनहुक कंडक्टेड दीज माइक्रोस्कोप इन एंटिटीज वेयर अलाइव, यानी कि इन्होंने क्या देखा कि जो घर बना हुआ है वो क्या है, जीवित है, वो क्या है, जीवित है। ठीक है, eventually after a host other observation these name as any molecules। ठीक है, तो इसको उस घर को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या नाम दिया, एनी मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिख देते हैं एनी मॉलिक्यूल्स। ये किसने कहा, क्या नाम, किसने नाम दिया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, कब दिया, कब दिया, चलिए कब दिया, तो 65 के बाद ही दिया है। ठीक है, उसके ये दिया आपको 1687 में। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि इन 1883 यानी कि रॉबर्ट ब्राउन जब आए। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने क्या साबित किया, तो पहले देखिए क्या साबित किया, यानी कि ही प्रूव्ड द वेरी फर्स्ट इनसाइट्स इनटू द सेल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, इसकी क्या है, एक संरचना है, इसकी क्या है, एक संरचना है, ये जो कोशिका है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर में है। He was able to describe the nucleus present in the cell of orchids। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, क्या चीज का खोज किया, किसकी संरचना, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर क्या देखा, न्यूक्लियस को देखा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल न्यूक्लियस। ठीक है, कोशिका केंद्र, हाँ, सेल न्यूक्लियस ऑब्जर्व्ड बाय ए स्कॉटिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, चलिए तो कब देखा था ये भी लिख लीजिए, 1883 में।
देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, यानी कि सेल को किसने खोजा, सेल को किसने देखा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक जो पाए जाते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो हम यहाँ देख लिए हैं कि रॉबर्ट हुक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट ब्राउन का सेल के डिस्कवर से लेकर के हर बातों के जो कंसेप्ट में इनकी क्या है, ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल की जब बात करते हैं, जिसमें कि कोशिका की विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल जो होता है ये प्रत्येक जीवों के शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है और उसको क्या, उसकी संरचना करता है और उसको बॉडी को सपोर्ट भी देता है। ठीक है, दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द सेल इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज्ड आर डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय अ सेपरेट मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल इंटीरियर जो है वो क्या है कि ये अलग अलग जो है व्यक्ति के अलग अलग मतलब व्यक्ति में अलग अलग जो है कोशिकांगों के द्वारा क्या है, चारों ओर जो है अलग अलग मेम्ब्रेन में, झिल्लियों में क्या है, झिल्लियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तीसरा हम क्या देखेंगे कि द सेल, तो सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल क्या, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो द न्यूक्लियस, जिसको कि हम मेजर ऑर्गेनेल बोलते हैं, मेजर ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, तो द न्यूक्लियस होल्ड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ। तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, तो ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, तो हमारे जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जिसको कि हम अनुवांशिक सूचनाएं कहते हैं, तो ये अनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है, रिप्रोडक्शन के दौरान यानी प्रजनन के दौरान जो है क्या करते हैं, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और साथ ही सेल की ग्रोथ करने में यानी कोशिका की वृद्धि करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आ रही है आप सभी को समझ में? चलिए अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि एवरी सेल हैज वन न्यूक्लियस, यानी कि हर एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस होगा, एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म, और जिस मेम्ब्रेन से सेल को क्या होता है, घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और उनके अंदर यानी कि सेल मेम्ब्रेन से जो घिरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो और भी हम बातें देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, डीएनए, आरएनए। ठीक है, बहुत सारे जो है, या क्लोरोप्लास्ट, तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इस सेल के अंदर पाए जाते हैं, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, तैरते हैं। क्या है, साइटोप्लाज्म में वो क्या करते हैं, तैरते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन मेनली responsible for the energy transition vital for the survival of the cell, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल झिल्ली से क्या होता है, ऑर्गेनेल को घेरे हुए रहता है, और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, तो यह सेल को यानी कि कोशिका को ऊर्जा कौन देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो है इसमें जैसे कि मान के चलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, उसके बाद लाइसोसोम है, मान के चलिए कि ये क्या है, लाइसोसोम है, ठीक है। तो लाइसोसोम सेल के अंदर क्या करता है, ठीक है, तो लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल्स इन द सेल, यानी कि कोशिका में जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जो भी बेकार पदार्थ होते हैं, उसको पचाने में कौन मदद करता है, लाइसोसोम करता है। तो कभी अगर ये अनवांटेड मटेरियल क्या हो जाते हैं, अगर फट जाते हैं, ठीक है, तो अंततः क्या हो जाती है, रोगी की यानी व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि लाइसोसोम जो है, यानी कि हम जब भोजन खाते हैं, तो भोजन खाते हैं तो बहुत ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, विषाक्त होते हैं, ठीक है, पॉइजनस होते हैं, यानी कि बहुत सारे उसमें जो है एसिड का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। और ये अनवांटेड मटेरियल को कहाँ जमा हो जाता है, जाके सेल में तो जमा होता है, सेल में कहाँ, लाइसोसोम में जमा हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अगर इन अनवांटेड मटेरियल्स का डिपोजिशन ज्यादा होगा तो लाइसोसोम की थैली क्या हो जाती है, बैग जो होता है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, जिससे कि क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया। तो इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ बॉडी कहा गया है, यानी कि आत्महत्या की थैली। समझ में आ गया। चलिए अब हम सेल के अंदर क्या देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यानी दो प्रकार का होता है, SER और RER, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्राद्रव्य झिल्ली कहते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मटेरियल organization of the cell by synthesis selective molecules and processing directly sorting them to their appropriate location। यानी कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारे इंटरनल पार्ट में क्या करता है, यानी कि इंटरनल जो भी ऑर्गेनिज्म है, हमारी आंतरिक जो भी क्या है ऑर्गेनिज्म है, वो सब में क्या करता है, जो भी सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, तो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, निर्माण करता है और इनको प्रोसेसिंग वे में लाता है और इसे क्या करता है, डायरेक्टली और या फिर इनडायरेक्टली शॉर्टली जो है इसको क्या करता है, अपने अपने लोकेशन में भेजने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है किसका मतलब कि सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए तो अब हम ये जानेंगे कि सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि सेल जो है ये क्या है, दो प्रकार के होते थे। एक यानी कि जीवों में जो कोशिका पाई जाती है वो क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होते हैं कि सेल्स आर सिमिलर टू फैक्ट्रीज विथ डिफरेंट लेबर्स एंड डिपार्टमेंट दैट वर्क्स टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। वेरियस टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कामों को करते हैं, कार्यों को करते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है। चलिए तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते
यानी जिसमें केंद्रक नहीं होते हैं, जिस सेल में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, वैसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है। इंस्टेड सम प्रोकैरियोटिक सच अ बैक्टीरिया, यानी कि कुछ जो प्रोकैरियोट यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ हम ये जानेंगे कि सेल जो होता है, हमने अभी जस्ट देखा फंक्शन की जब हम बात कर रहे थे, तो सेल जो है वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसफर भी करता है। ठीक है। तो यानी कि हम ये जानेंगे कि जिसमें सेल्स नहीं होते हैं, जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर कहेगा तो क्या बोलिएगा, बैक्टीरिया हो गया, और बैक्टीरिया में कौन बैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे क्या प्रोकैरियोटिक के और भी लक्षण हैं। तो प्रोकैरियोटिक के क्या लक्षण है कि दे आर द सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे सभी क्या होंगे, कितने कोशिका वाले होंगे, एक कोशिका वाले होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे कि एग्जांपल में क्या, तो इसमें हम आर्चिया, ठीक है, आर्चिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर उसके बाद साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जिसको बीजीए भी कहते हैं। तो ये सारे में क्या होते हैं, सिंगल सेल एनिमल्स ये माने जाते हैं। समझ गया? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है। चलिए, और द सेल साइज रेंजेज, इनका जो सेल साइज होता है इन सारे बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, तो इनका साइज क्या होता है, 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। इनका डायमीटर कितना होता है, 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसे मिटा देते हैं। तो ये शेप एंड साइज पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं कितना होता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। चलिए, अब हम क्या देखेंगे कि द हेरेडिटरी मटेरियल कैन आइदर बी डीएनए और आरएनए, यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, यानी कि या तो डीएनए के रूप में पाए जाते हैं या फिर आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए और आरएनए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अगला हम क्या देखेंगे, प्रोकैरियोटिक जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ठीक है। हमेशा प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जो होते हैं वो बाइनरी फिजन करते हैं, जिसको हम द्विविखंडन कहते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं। ठीक है। अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसको कि हम अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आया? दे आर ऑल्सो नोन द यूज कंजंक्शन which is often seen as the prokaryotic cells equivalent to sexual reproduction. However, it is not sexual reproduction. तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जो होते हैं ये कंजुगेशन का यूज करते हैं, और इसलिए हम इस प्रकार के प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। समझ में आ गया?
चलिए लास्ट हम लोग जानेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक cells are characterized by a true nucleus. The size of cells ranges between 10 to 100 micrometer in diameter. तो यूकैरियोटिक का जो डायमीटर कितना होगा, 10 से 100 माइक्रोमीटर, 10 से 100 माइक्रोमीटर जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होगा, शेप एंड साइज होगा। समझ में आ गया? 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर, ये किसके साइज होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, अब हम यहाँ ये जानेंगे कि दिस ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट्स, फंगी, प्रोटोजोअन्स एंड एनिमल्स। यानी कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं तो कौन कौन होते हैं, जैसे कि लीवर सेल, हाँ, जैसे लीवर सेल हो गया, प्लांट्स हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोअन जितने भी हैं वो हो गया, और भी कई ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग the transport of nutrients and electrolytes in and out of the cell. तो कोशिका के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, और उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है, अंदर और बाहर करने में या उसके परिवहन में, उनके मॉनिटरिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू सेल कम्युनिकेशन। ये सेल से सेल को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का कम्युनिकेशन करता है, और साथ ही न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हेल्प करता है। आया समझ में? चलिए, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रक्रियाओं में क्या रहता है, प्रजनन करता है। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देयर आर सम फीचर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स, यानी कि यूकैरियोटिक जो भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं इनके कुछ क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। जैसे कि द प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखे होंगे सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स भी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। वेयर एज एनिमल्स डू नॉट, जबकि ये सारी चीजें जो है एनिमल्स में नहीं पाई जाती हैं। आ गई समझ में? तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है तो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अगले वीडियो में फिर हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, अच्छी तरह से और भी जानेंगे, ताकि कंसेप्ट हमारी और भी क्लियर हो सके। तो आज बस हम लोग इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे वीडियो आपको जो है टाइम टू टाइम मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और बाय बाय।